नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चेंजेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी में किस प्रकार का उस समय पे बदलाव हुआ, किस प्रकार से कुछ चेंजेज हुए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उस समय के बारे में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि उस समय पर मतलब आज से बहुत समय पहले खेती बाड़ी में दो प्रकार का बदलाव हुआ, दो प्रकार का चेंजेज हुए हैं। और वो दो प्रकार का चेंजेज कैसा था उसी के बारे में बात करेंगे। तो देयर वेयर टू मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब उस समय पे, आज से बहुत समय पहले के बारे में बात हो रहा है, उस समय पे खेती बाड़ी में दो बड़े बड़े बदलाव हुए। और वो दो बड़े बड़े बदलाव कौन से थे उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करेंगे। देखो, पहला है प्लग्स विथ आयरन एजेज वेर इंट्रोड्यूस्ड एज फार्मिंग इम्प्लीमेंट। दिस हेल्प टू प्लग द लैंड with dense clay soil better than the wooden plug so that more grain could be produced। पहले क्या होता था ना, जो हल इस्तेमाल होता था, प्लग का मतलब होता है हल। अब तो हल देखने को मिलता नहीं है खेतों में, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर ही जोत देता है पूरा खेत। तो पहले ना जो हल होता था वो लकड़ियों का होता था, और लकड़ी के हल उतने मजबूत नहीं होते थे, कई बार वो टूट जाते थे, और उतना अंदर वो मिट्टी को, मतलब मिट्टी के उतना अंदर वो जा नहीं पाता था। तो खेत का जो जोताई है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बदला, फिर हमारे सामने आ गया हल कैसा वाला, आयरन वाला, यानी कि लोहा वाला हल आ गया। उससे दो बेनिफिट हुआ। पहला ये कि जल्दी टूटता नहीं था, दूसरा ये कि मिट्टी के बहुत ही अंदर तक वो धंस के ज़मीनों को खोद देता था, मतलब कि अच्छी तरीके से जोताई हो जाता था खेत का। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा मिट्टी और ज़्यादा अच्छा हो गया जब उसको अच्छी तरीके से कोड़ा गया लोहे वाले हल से तब। ठीक है, तो पहला बदलाव खेती में क्या हुआ, पहला बदलाव एग्रीकल्चर में ये हुआ कि पहले लकड़ियों का हल चलता था, लकड़ी का, वो जल्दी टूट जाता था और अच्छी तरीके से हमारा मिट्टी उखड़ता भी नहीं था, है ना, तो खेत अच्छी तरीके से जोताता भी नहीं था। लेकिन बाद में फिर हमारे सामने आया हल वैसा जो कि आयरन से मिलके बना होता था, मतलब लोहा वाला हल। इसे दो बेनिफिट हुआ एग्रीकल्चर में, पहला वो टूटता नहीं था, दूसरा ये कि हमारा खेत अच्छी तरीके से जोताई हो जाता था और हम लोग अनाज उसके ऊपर अच्छी तरीके से उगा पाते थे। ठीक ना, तो ये पहला बदलाव था। दूसरा है पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इंस्टेड ऑफ स्केटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। Sapling of paddy were grown at one place and then transplanting it into fields. This led to increased production and many more plants survived। पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो चावल, गेहूं, दाल, पैडी ये सब लगाना होता था, तो आदमी गया खेत में और ऐसे पकड़ के उसको छींट दिया, अनाज को, मतलब दाना को छींट दिया और वहीं पे पेड़ उग जाता था। मतलब पहले के लोग सीड्स को, यानी कि बीज को लगाते नहीं थे हाथों से, एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह ऐसे करके नहीं लगाते थे। खेत में गए और मुट्ठी में लिए दाना, उसको पूरे खेत में छींट दिए। इससे क्या होता था, सीड्स तो आपने छींट दिया, बीज आपने छींट दिया, लेकिन चिड़ियाँ आती थी सब चुन के खा लेती थी। तो इससे हमारा अनाज उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता था, पेड़ उग ही नहीं पाता था। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 दाना फेंका, 100 में से मुश्किल 10-12 दाना ही उग पाता था, क्योंकि सारा दाना कौन चुन लिया, चिड़ियाँ चुन के खा गई। लेकिन अब क्या होने लगा, इसमें बदलाव ये हुआ कि सारे सीड्स को एक जगह पर रख के उसे छोटा छोटा पौधा निकाला गया पहले। अब उस पौधे को वहाँ से उठा के खेतों में जाके लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, हमारा पौधा का पौधा भी लग गया और हमारा सीड्स बर्बाद होने से भी बच गया। ये ठीक उसी प्रकार का बात हो रहा है जिस प्रकार का खेती हम लोग धान का करते हैं, है ना। धान में क्या करते हैं हम लोग, पहले ही छोटा सा प्लांट उगा लेते हैं, फिर उसको जाके हम लोग उखाड़ते हैं, फिर जाके खेतों में उसको लगा देते हैं, है ना। वही बात यहाँ पे हुआ। तो बताओ, सीड को छींट देना ठीक रहेगा या प्लांट को पहले उगा लो फिर जाके खेतों में लगाओ तो वो ठीक रहेगा? बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी कि पहले प्लांट को एक जगह पर उगा लो, फिर उसको वहाँ से उखाड़ के खेतों में जाके लगा दो, है ना, ये अच्छा रहेगा। और तो यही हमारे दो मेजर बदलाव थे जो उस समय पे खेती बाड़ी में हुआ था, लोगों ने किया था अपने फसल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे। जनरली स्लेव्स, मेन एंड वोमेन, यानी कि दासा और दासी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिसको हम लोग कामाकाराज ही बोलते थे, हैड टू डू दिस वर्क। मतलब जो महिला पुरुष गुलाम होते थे जो कि दूसरे के लिए काम करते थे, वो लोग ये सब काम किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो उस समय पे जो मेन होते थे, मतलब कि जो पुरुष होता था और जो गुलाम होता था, उनको दासा कहा जाता था, और जो महिला है जो गुलाम हुआ करती थी उसको दासी कहा जाता था, और जो लेबर होते थे खेतों में काम करने वाले उनको कामाकाराज कहा जाता था। तो ये सब काम करने का
मतलब ये सब जो हम लोगों ने अभी ऊपर 2 पॉइंट में पढ़ा, ये सब काम कौन करते थे? यही लोग करते थे, है ना। पुरुष, महिला, लेबर, यही सब काम इसमें करते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अ क्लोजर लुक मगध। इसमें हम लोग 2 जगह के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा मगध, दूसरा हमारा होगा वज्जी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मगध के बारे में। शुरू किया जाए, चलिए। अ क्लोजर लुक मगध मतलब कि हम लोग एक छोटा सा लुक देखने वाले हैं मगध का, कि मगध क्या था, आज मगध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, देखा जाए, लिखा हुआ है अबाउट 200 ईयर्स अगो, लगभग आज से 200 साल पहले, मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। मतलब आज से 200 साल पहले मगध हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। मतलब यहाँ पे भी बड़े बड़े लोग राजा हुआ करते थे यहाँ पे भी। ठीक है ना, मतलब कि मगध भी एक तरीके का कैसा राजा था, राजा महाराजा वाला यहाँ पे चलता था पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बड़े बड़े राजा लोगों ने जन्म लिया है। Rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. It helped for transport, water supplies and making the land fertile. मगध के बगल से होके गुजरती है 2 नदी, गंगा और उसका छोटा मोटा हिस्सा आप कह सकते हैं। तो ये गंगा और सोन, मतलब गंगा और सोन, ये 2 ऐसे नदी हैं जो मगध से होके गुजरती हैं, और इन्हीं दोनों नदी के वजह से मगध में पूरा का पूरा पानी का सप्लाई होता है। खेती बाड़ी करना हो, नाव चलाना हो, बड़े बड़े जहाज चलाना हो, या फिर ज़मीनों में पानी देना हो, सब इन्हीं 2 नदी की वजह से हो जाता है। आगे, फॉरेस्ट ऑफ मगध प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्स एंड कैरियर्स। और मगध के अंदर जो बड़े बड़े जंगल थे, इन जंगल से जो लकड़ी मिलता था, इस लकड़ी से क्या बनाते थे हम लोग? बड़े बड़े घर बनाते थे लकड़ी के, काट बनाते थे। काट का मतलब हो गया एक तरीके से कुछ रखने वाला सामान हो गया, है ना, ये सब हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ये सब हम लोग बनाते थे। और कैरियर यानी कि रथ, ये सब भी हम लोग लकड़ियों से बनाया करते थे उस समय पे। ठीक है, तो मगध के अंदर जो जंगल हुआ करता था, उस जंगल के लकड़ियों से हम लोग ये सब चीज़ बनाने का काम करते थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और मगध के जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे उस समय पे, उस हाथी को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? आर्मी में, लड़ाई के तौर पे। मतलब कि हाथी से सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना, हाथी के ऊपर सामानों को लोड करके पहुँचाना, है ना। कई बार तो आदमी भी हाथी के ऊपर ट्रैवल करता था। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि हाथियों का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते थे? आर्मी में करते थे लोगों को, मतलब आर्मी में लोगों को इधर से उधर पहुँचाने के लिए, है ना, इस चीज़ के लिए करते थे। आगे, और ख़ास करके हाथी का इस्तेमाल हम लोग उस समय पे ज़्यादातर भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते थे। ठीक है, आगे, आर्मी में तो करते ही थे, सामानों को भी इधर से उधर लेके जाने के लिए करते थे। There were large deposits of iron ore which was used for making weapons, tools, etc. मगध में बड़े लेवल पर आयरन भी पाए जाते थे। मतलब कि मगध में बड़े लेवल पर लोहा भी पाया जाता था, और इस लोहा से क्या बनता था? हथियार, औजार, जिसको कि हम लोग लड़ाई पिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे बनता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये पूरा का पूरा हम लोग बात पढ़ रहे हैं मगध के बारे में। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्योर अदर जनपद। मतलब इस मगध में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल राजा हुए हैं, जो कि अब तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। पहला थे हमारे बिम्बिसार और दूसरे थे हमारे अजातशत्रु। तो ये ऐसे 2 राजा थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? मगध से बिलोंग करते थे, और इन्होंने पूरा कोशिश किया था अलग अलग जगहों को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। मतलब कि अलग अलग जनपद को भी अपने जगह में, जनपद मतलब अलग अलग जगहों को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए, इन लोगों ने पूरा कोशिश किया था। तो ये 2 राजा का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वो 2 राजा थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे हमारे मगध के? तो अजातशत्रु और बिम्बिसार। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे, महापद्मानंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। एक और हमारे पास राजा हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महापद्मानंदा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि लगभग इसका भी कंट्रोल बहुत दूर तक फैला हुआ था, मगध के अधिकतर एरिया पे इसका कंट्रोल था। ठीक है, आगे, राजगीर, राजागिरी, जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं?
राजगीर के नाम से जानते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ के बारे में बात कर रहे थे, हमारे बिहार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब हम लोग बिहार को पहले किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से जानते थे, ठीक है। तो राजागिरी, जिसको हम लोग आज राजगीर के नाम से जानते हैं, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मतलब पहले हमारे बिहार का कैपिटल क्या था, राजगीर था। मतलब आज हम लोग बोलते हैं बिहार, लेकिन हमारे बिहार का पहला नाम क्या था, मगध। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो उस समय पे मगध यानी कि बिहार का कैपिटल क्या था, राजगीर था। कुछ समय के लिए राजगीर था, लेकिन बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्रा कर दिया गया। और इस पाटलिपुत्रा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। तो बताइए आज बिहार का कैपिटल क्या है, पटना है। तो यहाँ पे कहानी समझिएगा, दो तीन कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि बिहार को हम लोग पहले नाम से जानते थे मगध, मतलब कि बिहार का पहला नाम क्या था, मगध। और उस समय पे मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था, राजगीर हुआ करता था। लेकिन बाद में उसके कैपिटल को बदल के क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्रा कर दिया गया। और वही पाटलिपुत्रा आज हमारा क्या बन गया है, पटना बन गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से जो हम लोग मगध मगध बार बार बोल रहे थे, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे, बिहार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और हमारे पटना का, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं पटना में, हमारे पटना का पहला नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारे पटना में पाटलिपुत्रा नाम करके एक जगह भी है, स्टेशन भी है। तो वो चीज़ हम लोगों ने अभी खोया नहीं है, हमारे पास है। लेकिन हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग आज पटना को जानते हैं वो पटना के नाम से जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कौन थे, ज़रा इसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ था। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2300 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। सोचिए, बहुत पहले के बारे में बात हो रहा है। तो आज से 2300 साल पहले a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror। मतलब आज से 2300 साल पहले एक और हमारे सामने राजा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। ये कहाँ रहते थे, यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया। यूरोप हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया, वहाँ पे ये रहते थे। इनका सपना था कि हमको पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। मतलब हम जो आपको कहानी बता रहे हैं वो अलेक्जेंडर के बारे में कहानी है, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर। तो इनका मकसद ये था, पहली बात तो ये रहते कहाँ थे, यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ रहते थे, मैकेडोनिया में रहते थे। तो मैकेडोनिया एक जगह है जो कि कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो ये यूरोप के अंदर मैकेडोनिया में रहते थे और इनका सपना था कि हमको पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, ठीक है। आगे, ही डिड नॉट कॉन्क्योर द वर्ल्ड बट कॉन्क्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाया, मतलब ये पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन इजिप्ट के कुछ हिस्सों पे और एशिया का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि एशिया का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, अधिकतर हिस्सा पे इसका कंट्रोल हो गया था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अलेक्जेंडर केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रीचिंग द बैंक्स ऑफ द बीज। ये इनका सपना था कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। तो कब्जा करने के लिए ये इंडिया भी आ रहे थे, और इंडिया ये आए भी थे। किधर से आए थे भाई, ये आए थे बीज नदी से होते हुए, ठीक है। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared because they had heard that the rulers of India and vast armies of foot soldiers, carriers and peasants। सोचो, मतलब दुनिया का वो राजा जिन्होंने पूरी दुनिया को कब्जा करने का सोचा, वो जब इंडिया आने चाह रहे थे तो उनके सिपाहियों ने इंडिया आने से मना कर दिया। आप इसको ऐसे समझो, अलेक्जेंडर का सपना क्या था, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। वो कब्जा करते 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 इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सिपाहियों ने कहा कि नहीं हुजूर, हम अलग कंट्री के ऊपर हमला करके आपको जिता के दे सकते हैं कंट्री, लेकिन इंडिया के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का उस समय पे राजा लोग सब कोई क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। किससे, अलेक्जेंडर के आर्मी से। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया पे हमला नहीं करेंगे। सोचो, यदि किसी आर्मी का, मतलब किसी राजा का यदि आर्मी ही मना कर दे कंट्री पे हमला करने से, इसका मतलब वाकई में वो कंट्री क्या रहा होगा, बहुत पावरफुल रहा होगा। वाकई में हमारा इंडिया बहुत ही पावरफुल था उस समय पे। समझ में आ रही है बात, और अभी भी है, अभी भी हम लोग पीछे नहीं है, अभी भी हम लोग बहुत आगे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ है
कि जो आदमी यानी कि अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर जिसका सपना था पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, उन्होंने बहुत हिस्से पे कब्जा किया भी था, लेकिन जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या कर लिया, हार मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था पहले से यहाँ के राजा के बारे में, यहाँ के राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और मजबूत थे, तो उनके सिपाहियों ने कहा कि नहीं हुजूर, हम नहीं जा सकते हैं, आपका हम साथ अलग कंट्री को जितने में दे सकते हैं, लेकिन इंडिया पे हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का राजा बड़ा खतरनाक है, मेरा जान चल जाएगा। समझ के बात को? ये था हमारा अलेक्जेंडर के बारे में पूरा का पूरा कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने आपको बताया। अगला टॉपिक होगा हमारा, और इस चैप्टर का वो सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा क्लोजर लोग वज्जी। पहला हमने पढ़ा ए नंबर में मागध के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।